आ जाओ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग। हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये दो टॉपिक हमने खत्म किए और तीसरा हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल फंक्शंस। और हमने कहा फाइनेंशियल फंक्शंस तीन तरह के होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंसिंग और तीसरा डिविडेंड। पहले हम पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस, मतलब फाइनेंसिंग फंक्शंस। इसे डिसीजन कहो या फंक्शन कहो। तो मैंने कहा फाइनेंसिंग फंक्शंस या फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कितना पैसा लिया जाएगा ऑनर्स फंड का और कितना लिया जाएगा फॉरवर्ड फंड का। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है? व्हाट आर द फैक्टर्स वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग व्हाट सोर्स ऑफ फंड वी आर गोइंग टू यूज। तो हमने कल एक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? कैश फ्लो। हमने कहा था कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी। जब हम कंपनी की कैश फ्लो को देखेंगे, कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी की कैश फ्लो की पोजीशन अच्छी है, अगर पोजीशन गुड है, तो हम कौन से डेब्ट की तरफ जाएंगे? कौन सा उधार लेंगे? हम कौन सा उधार लेंगे? कौन सा? बोरोड फंड। इसका मतलब पैसा उधार लेंगे, शेयर कैपिटल का पैसा नहीं रखेंगे। अगर पोजीशन अच्छी है, अगर पोजीशन कंपनी की अच्छी है, तो कौन सा फंड यूज किया जाएगा? और अगर पोजीशन गंदी है तो कौन सा फंड लेने की कोशिश की जाएगी? ऑनर्स फंड। ये छोटी सी बात आप दिमाग में रखो, ठीक है जी। भाई आ जाओ, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? सेकंड हमने कौन सा पढ़ा था? कॉस्ट। ठीक है, अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट के फैक्टर को ध्यान में रखें, तो हमने कहा था कौन सा फंड कॉस्टली होता है और कौन सा फंड कॉस्टली नहीं होता। जो फंड ज्यादा कॉस्टली था हमने पढ़ा था, इसके बारे में लिख दिया था इसके बारे में, तो लिखो फटाफट जल्दी से। डेब्ट मैंने बोरोड फंड इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। बोरोड फंड इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट को ध्यान में रख के अगर डिसाइड किया जाएगा, तो हम ये कहेंगे जो बोरोड फंड होता है, इट इज अ चीपर फंड। जो ऑनर्स फंड होता है, इट इज एन एक्सपेंसिव फंड। अगर कंपनी कॉस्ट को कंसीडर करेगी तो फिर बोरोड फंड लेना पसंद करेगी। हेलो, सुनो मेरी बात। जब हम लास्ट में डिसाइड करते हैं ना, ऐसा फाइनेंशियल कंट्रोलर बैठ के, तो इन सब बातों को एक साथ डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी हम अलग अलग पॉइंट में पढ़ रहे हैं। कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है तो कौन सी जगह जाएगा? बोरोड फंड। कंपनी में कॉस्ट भी कंसीडर की जाती है, मतलब हमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं करनी, तो कौन सा फंड लेंगे हम? बोरोड फंड। क्योंकि बोरोड फंड चीप होता है। क्यों? इसके दो रीजन है। एक तो बोरोड फंड के ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा, इसमें किया गया एक्सपेंस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। या ऐसा कह सकते हैं, एक्सपेंस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक्सपेंस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका जो एक्सपेंस है वो क्या है? इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो अ कंपनी विल पे लेस टैक्स। या ये सारी लाइन ना लिख के, ये सारी लाइन अगर आप नहीं लिखते तो आप कह सकते हो जो बोरोड फंड होता है वो क्या होता है? टैक्स से होता है। मेरी बात समझ में? बोरोड फंड क्या है? व्हेन यू बोरो द मनी फ्रॉम समवन, व्हेन यू बोरो द मनी यू पे व्हाट? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां बुक होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। जितने ज्यादा एक्सपेंस उतना कम, और जितना कम प्रॉफिट उतना कम। बात समझ लो। लेकिन बात तभी समझ में आएगी जब घर जाके रिवाइज किया होगा, और घर जाके रिवाइज करते रहोगे, नहीं तो यही की यही भूल जाओगे। ठीक है जी। ये टैक्स सेवर भी होते हैं।
बोरोड फंड जो है वो चीपर भी होते हैं और टैक्स सेवर भी होते हैं, इनसे कंपनी का टैक्स भी बचता है, इसलिए बोरोड फंड को ध्यान में रखा जाता है व्हेन वी आर कंसीडरिंग कॉस्ट, जब हम कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, चलो आ जाओ पॉइंट नंबर 3 लिखा है आपने, इतना लिखा है तो लिख लो, आगे लिख लो इसी के अंदर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड इज, interest on borrowed fund is a tax deductible, is a tax deductible expense, deductible expense. More borrowed fund can be used, more borrowed fund can be used if cost of debt is low. More borrowed fund can be used if cost of debt, cost of debt का मतलब interest on debenture या interest on borrowed fund is low. अच्छा, अब आ जाओ तीसरा पॉइंट हम दिमाग में रखते हैं, रिस्क। आपको अच्छे से मालूम है दो तरह के फंड जिनके बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं, एक बोरोड फंड, एक ऑनर्स फंड। मैंने कहा अगर रिस्क की बात करें तो बोलो कौन सा ज्यादा रिस्की है? विच फंड इज मोर रिस्की? बोरोड फंड। क्यों? इवन इफ देयर इज अ लॉस वी हैव टू पे द इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये वाला फंड जो होता है ये मोर रिस्की है, ये लेस रिस्की, ये ज्यादा रिस्की है। अगर कंपनी रिस्क लेने के इरादे से काम करती है और बात रिस्क की करती है तो फिर कौन सा फंड यूज कीजिए? ये क्या दिए? अरे मार गया थी सामने से। ओके, अगर हम बोरोड फंड की बात करें तो ये ज्यादा रिस्की होता है और दूसरे फंड की बात करें तो लेस रिस्की होता है। ठीक है जी, तो लिखो फटाफट जल्दी में। डेब्ट इज चीपर, डेब्ट मैंने बोरोड फंड, डेब्ट इज चीपर, डेब्ट इज चीपर but more risky, but more risky because it is compulsory to pay interest on debt. It is compulsory to pay interest on debt, and we have to repay the debt also. We have to repay the debt also. Therefore, use of more debt increases the financial risk of business. Therefore, use of more debt increases the financial risk of business. आ जाओ, चौथा ध्यान में रखा जाता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। चौथी बात जो ध्यान में रखी जाती है वो रखी जाती है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये क्या होता है, लिखो इसके बारे में। देखो पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब चाहे बिजनेस चले या ना चले, जो कॉस्ट हमेशा हमारे सिर पे रहती है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। हमने पढ़ा था कॉस्ट के चैप्टर में, है ना। चाहे बिजनेस चल रहा है या बिजनेस बंद पड़ा है, वो कॉस्ट जो हमें हर हाल में बियर करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब जिस कंपनियों की फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है
वो कौन सा फंड चूज करते हैं, जिनकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है वो कौन सा फंड चूज करते हैं। तो लिखो आप 2 लाइनें फटाफट। इफ अ बिजनेस हैज हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, if a business has high fixed operating cost, then it will prefer low debt financing. It will prefer low debt financing, या कह सकते हो आप लेस डेट फाइनेंसिंग, मतलब वो बोरोड फंड को यूज नहीं करना चाहते जिनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। लिख दो एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। ये अगला कंसीडर किया जाता है नंबर 5 पे, फ्लोटेशन कॉस्ट। अब देखो फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें तो फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर वो होता है वो पैसा, फ्लोटेशन कॉस्ट से मतलब वो कॉस्ट होती है जो एक कंपनी बियर करती है, एक कंपनी पैसा यूज करती है टू रेज फंड्स, यानी मार्केट में शेयर इशू करने से पहले शेयर्स के प्रोस्पेक्टस बनाए जाते हैं, प्रोस्पेक्टस बना के शेयर ब्रोकर्स को भेजे जाते हैं, फिर वो प्रोस्पेक्टस बिकते हैं, कंपनी अपनी एड भी देती है, बहुत सारे काम करती है। यानी अभी पैसा आना शुरू नहीं हुआ, अभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उसके पहले जो कंपनी ने शेयर इशू एक्सपेंस, जिन्हें आप कहते हो शेयर इशू एक्सपेंस, पढ़ा था ना शेयर के चैप्टर में, शेयर इशू एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू करने से पहले के खर्चे, पैसा आना तो बाद में स्टार्ट होगा। तो इशू ऑफ शेयर्स जो है ना वो बहुत महंगा है कंपेयर टू बोरोड फंड, मींस ऑनर फंड जो है उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरोड फंड। बोरोड फंड की भी होती है अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, लेकिन बोरोड फंड सिर्फ डिवेंचर नहीं होता, कोई भी लोन बोरोड फंड में आता है, कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोरोड फंड में आती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं व्हेन इट्स कम टू फ्लोटेशन कॉस्ट, जो इक्विटी शेयर है मतलब जो ऑनर्स फंड है वो ज्यादा कॉस्टली है और जो बोरोड फंड है वो कम कॉस्टली है। ये जो हमारा फंड होता है ऑनर्स फंड, अगर हम बात करें इसकी और इसकी, तो ऑनर फंड की जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो ज्यादा है और इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो कम है। ऑनर्स फंड के अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होती है और बोरोड फंड के अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है। ठीक है जी। तो कंपनियां जब फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर करती हैं तो कौन सा फंड कंसीडर करते हैं? बोरोड फंड। अगर कंपनी को लगे कि फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है तो कौन से फंड को प्रेफर करेगी? बोरोड फंड। तो लिख लो आप एक लाइन, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। Issuing equity shares is more costly as compared to the getting loan from the bank. आगे बात क्लियर? चलो अगली चीज जो हम करते हैं वो करते हैं कंट्रोल। कंट्रोल की बात करते हैं। अब ये क्या होता है तो लिखो फटाफट, इसे क्या देखा जाता है? लिखो डेब्ट नॉर्मली डू नॉट डिस्टर्ब the controlling process of organization.
process of organization. But equity shares may reduce the management control over the business. The management control over the business. अभी सुनो ना, सीधी बात यह है कि डिवेंचर होल्डर के पास हक नहीं होता बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करने का, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है. इक्विटी शेयर होल्डर कैन इवन अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर कैन पार्टिसिपेट इन द कंपनी. तो भैया कंपनी, जो कंपनी ये जानती है, ये ऐसा चाहती है कि हमारे बिजनेस में ज्यादा लोग इंटरफेयर ना करें, वो फिर इक्विटी फंड की तरफ नहीं जाती. वो कौन सा फंड चूज करती है? बॉरोड फंड. अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में ज्यादा लोग उंगलीबाजी ना करें और आपको डिस्टर्ब ना करें, आप अपना काम अपने हिसाब से कर सको, तो यू हैव टू गो फॉर बॉरोड फंड, नॉट इक्विटी फंड. क्योंकि हाँ, सही बात है, जितने ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगी. हर कोई अपनी अपनी सलाह देगा, हर किसी से सलाह लेके चलना पड़ेगा. अगर आप चाहते हो कि ज्यादा सलाह नहीं सुननी, तो फिर किसके लिए चले जाओ? बॉरोड फंड के लिए. तो इसको भी कंसिडर किया जाता है. ठीक है जी. इसको कंट्रोल ऑन बिजनेस पूरा कर लो, कंट्रोल ऑन बिजनेस. चलो आगे चलो. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. देखो, दो तरह के पीरियड चलते हैं शेयर मार्केट के अंदर. एक तो होता है बूमिंग पीरियड, जब हर कंपनी के शेयर्स मार्केट में अप जा रहे होते हैं, है ना, बूमिंग पीरियड. अभी देखो आप शेयर मार्केट का पीछे कोरोना के अंदर क्या हाल हो गया था. हम उस जगह पे पहुंच गए थे शेयर मार्केट में जहां पे कभी भी पिछले 30-40 साल में हम नहीं थे. लेकिन फिर अब दोबारा से हम वहां 45,000 को टच कर रहे हैं, 45-46 को टच कर रहे हैं, जहां पे हम आज से 70 साल तक नहीं पहुंचे, वहां दोबारा पहुंच रहे हैं. अब बहुत हाई जा रहा है इस टाइम शेयर मार्केट. इसे बोलते हैं बूमिंग शेयर मार्केट. अगर शेयर मार्केट बूम कर रहा है, मतलब इसका मतलब यह है बहुत ज्यादा परचेज हो रही है शेयर्स की, तभी बूम करता है शेयर मार्केट. जब शेयर्स बिकने शुरू हो जाते हैं, जब लोग शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि अब शेयर मार्केट डाउन जा रहा है. आपके पास भी शेयर्स, मेरे पास भी शेयर्स, इसके पास भी शेयर्स, हम सब बेचना चाहते हैं अलग अलग कंपनियों के शेयर्स, और खरीदार कोई है नहीं, सब बेचना चाहते हैं. तो फिर औने पौने दाम पे बिकता है, उसे कहते हैं डाउन ऑफ शेयर मार्केट. लेकिन जब सब खरीदना चाहते हैं, मीन्स एवरीबडी वांट टू इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस, फिर सब लोग खरीदना चाहते हैं, तो शेयर्स की डिमांड क्या होती है? ज्यादा. और सप्लाई, इसे कहते हैं बूमिंग ऑफ शेयर्स. ये भी सब डिमांड और सप्लाई पे चलते हैं. शेयर मार्केट भी डिमांड और सप्लाई पे चलता है. यानी जब सारी दुनिया, और शेयर बिकते कब है? जब किसी कंपनी का नाम खराब हो जाए, या किसी कंपनी के बारे में पता लगे कि बंद हो जाएगी, या लोगों को पैसे की जरूरत पड़ जाए. या जैसे भी कोरोना आया था, कोई बिजनेस नहीं था, देयर वाज नो बिजनेस एट दैट टाइम, तो लोगों ने क्या किया? पैसे विड्रॉ करने थे, लोगों को पैसे की जरूरत थी, घर बैठे थे, कोई काम नहीं था, तो शेयर्स भी बेचने की बात सोच ली. एवरीबडी वांट टू सेल द शेयर्स. ठीक है जी. अगर बूमिंग है तो फिर इक्विटी शेयर्स ठीक है, इक्विटी कैपिटल ठीक है, और बूमिंग नहीं है तो फिर बॉरोड फंड. ठीक है जी. तो लिख लो जल्दी से. ड्यूरिंग द पीरियड, ये बीमारियां निकाल के यहां रख दो. ड्यूरिंग द पीरियड when stock market is booming, more equity capital can be raised. But when the capital market is depressed,
is depressed, more borrowed fund can be raised. ठीक है जी, ये सारे पॉइंट हैं जो दिमाग में रखे जाते हैं। ये सारे के सारे 7 पॉइंट हैं जिनको दिमाग में रखा जाता है। एक फाइनेंशियल कंट्रोलर इन कम से कम इन पॉइंट्स को दिमाग में रख के डिसाइड करता है विच फंड इज गोइंग टू चूज। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर फाइनेंशियल हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस या फाइनेंशियल डिसीजंस। उसमें पहला डिसीजन क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। कंफ्यूज मत होना, फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर पहला डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन, या ऐसा कंफ्यूज होता है तो बोलो फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर पहला डिसीजन कौन सा, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में एक फाइनेंशियल कंट्रोलर ये डिसाइड करता है कि बोरोड फंड लिए जाएंगे या ऑनर्स फंड लिए जाएंगे, लेकिन कितना लिया जाएगा, कौन सा लिया जाएगा, कहां से पैसा आएगा, इसको कंसीडर करने के लिए पहले कौन से फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी इटसेल्फ केस स्टडी फंस जाती है। ये 3 डिसीजंस के अंदर से केस स्टडी पक्का आएगी, या तो फाइनेंसिंग में से, या इन्वेस्टिंग में से, और या फिर कहां से आएगी, तीसरे में से डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है जी, आओ तो इसकी एक केस स्टडी भी साथ के साथ कर ले। चलो फटाफट जल्दी से आ जाओ, इसकी एक केस स्टडी भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि हम क्लियर हो जाएं। लिखो, शिवानी आज आई नहीं ना, आफ्टर एक्वायरिंग ए डिग्री। ये क्यों नहीं आई, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुझे पता होना चाहिए क्यों नहीं आई। उसके घर नहीं गए। नहीं, वो मेरे घर आई थी, तो फिर वो अपने घर चली गई। यहाँ नहीं है, पेपर था हमारा, किसी का फाइनल। कब खत्म हुआ, जब तू पहुंची तो वो नहीं पहुंची। क्योंकि मैं खींच के लाई। नहीं, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। नॉनसेंस। शिवानी लगाओ कॉमा, आफ्टर एक्वायरिंग अ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, आफ्टर एक्वायरिंग अ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 2 डिग्री की है इसने, सीए नहीं करी ना, होटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, took over her family food processing business. Took over her family food processing business. Which manufacture pickles, squashes, juices. Which manufacture pickles, comma, squashes, juices, jam, etc. स्कूल अकाउंट्स में भी नहीं, नहीं तो थप्पड़ पड़ेंगे आज, etc. आइयो मत थप्पड़ मारेंगे। लिख, द बिजनेस वाज etc. मतलब घर का बिजनेस था उनका, जैम स्क्वैश ये बनाने का। ठीक है, द बिजनेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हर ग्रेट ग्रैंडफादर। द बिजनेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हर ग्रेट ग्रैंडफादर and was doing well, and was doing well, और ठीक कर रहा था काम। तो सुनो मेरी बात, शिवानी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, और किसका कोर्स किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, और टेक ओवर कर लिया किसको, अपने घर के बिजनेस जो उसके दादाजी ने खोला था। और बिजनेस क्या था वो, फूड प्रोसेसिंग, यानी अचार बनाना, मुरब्बे बनाना और जैम बनाना, स्क्वैश बनाना, इन चीजों के काम थे, ये वाला काम था। और सुनो एक मिनट, और बिजनेस ठीक काम कर रहा था, बिजनेस वॉज डूइंग वेल। आगे लिखो, हाउएवर द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस
सब बातें, अब काम की बातें, मजाक नहीं करो। However, the fixed operating cost of the business were high. And the cash flow position was weak. And the cash flow position was weak. ठीक है जी, शिवानी ने बिजनेस टेक ओवर कर लिया अपने घर का, और घर के बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम दो थी, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और कैश फ्लो पोजीशन क्या थी, वीक थी। अब वो क्या चाहती है, लिखो, शी वॉन्टेड टू अंडरटेक modernization. She wanted to undertake modernization. She wanted to undertake the modernization of the existing business. Of the existing business by introducing the latest manufacturing process. By introducing the latest manufacturing process. हेलो लिख, उसे देख देख क्यों लिखता, अपने आप से लिखना। पेपर पूरा नहीं कटा क्लास में, गारंटी इस बात की। By introducing the latest manufacturing process and diversify into the market. And diversify into the markets of chocolate and candies. And diversify into the market of chocolates and candies. आप समझ रहे हो बात को? एक शिवानी ने अपने घर का बिजनेस टेक ओवर किया जिसमें अचार अचूर बनते थे। वो चाहती है कि इसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई जाए, एक काम, और दूसरा किया जाए चॉकलेट के बिजनेस में चला जाए, और चला जाए किसके बिजनेस के अंदर, कैंडीज में। लेकिन उस बिजनेस की दो प्रॉब्लम है, मालूम क्या? एक तो उस बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, ये बहुत ज्यादा है, और दूसरा उस बिजनेस का कैश फ्लो क्या है, वीक है। अब देखना, यहीं पे छुपी है केस स्टडी। मेरी बात सुनो, कितनी डेप्थ में चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, कितनी डेप्थ में बताऊंगा आपको। जिस बच्चे को ये भूल गया, ये फैक्टर्स भूल गए, वो तुरंत इस केस स्टडी को कंप्लीट छोड़ के आएगा 6 मार्क्स की। सोच के देखो, जिसने इसको घर जाके प्रैक्टिस नहीं किया कि मतलब अगर कैश फ्लो पोजीशन हमारी वीक है तो हम कौन सा फंड लेंगे, अगर स्ट्रांग है तो कौन सा फंड लेंगे, अगर कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे तो हम कौन सा फंड लेंगे, अगर रिस्क को हम कंसीडर करेंगे तो हम, ये बातें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए चैप्टर करने से पहले, नहीं तो केस स्टडी तो कतई सॉल्व नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं ये चैप्टर की डेप्थ क्या है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से केस स्टडी नहीं पकड़ सकते। अब वो आपसे जो पूछेगा आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछेगा, अभी क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने थोड़ी देर में। आप सोचो, उसने दो बातें बता दी आपको, कहता है कैश फ्लो पोजीशन वीक है और ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, और शिवानी क्या चाहती है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। कौन सा, पिकल के साथ साथ चॉकलेट और कैंडी। ठीक है जी, आगे चलो, आगे चलो। she approached to a finance consultant. She approached to a finance consultant. अब इसके लिए वो किसके पास गई है, फाइनेंस कंसल्टेंट। ये मार्केट में भी बैठे होते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको अपॉइंट ही करना पड़ेगा एफसी, मार्केट में भी मिल जाते हैं फाइनेंस कंसल्टेंट। वो आपको पूरे प्रोजेक्ट का बता देते हैं कितना खर्चा आएगा, बता देते हैं। ठीक है जी, ओके। उसने क्या बताया, वो टोल्ड हर दैट अप्रोक्सीमेटली ₹50 lakh would be required. 50 lakh. Who told her approximately ₹50 lakh would be required. ठीक है, दोनों कामों के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए और डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। अच्छा जी, क्या हुआ उसके बाद, he also informed her
वही फाइनेंस कंसल्टेंट, ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हर दैट द स्टॉक मार्केट was going through a bullish phase. He also informed her that the stock market, लिखो, that the stock market is also going through the bullish phase. phase PHS, bullish माने बूम. बूम का मतलब होता है बुलिश, ठीक है, मतलब ऊपर को जा रहा है, ठीक है. बूम मैंने बुलिश, ठीक है, लिख लेना, बाद में कंफ्यूज नहीं होना. फाइन, यहां तक बात खत्म हो गई. बुलिश फेस नहीं फेज, दौर. यस, हाँ जी, इधर. अब सुनो, केस स्टडी कितनी प्यारी केस स्टडी है और कितने डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा इन पॉइंट्स को. पता लगता है कि उसको एक बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, चॉकलेट कैंडी में स्टार्ट करना है और इसको मॉडर्नाइज करना है प्रोसेस को. वो चली गई फाइनेंस कंसल्टेंट के पास. उसने उसको दो बातें बताई. एक तो ये बताया कि 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा ये बताया कि स्टॉक मार्केट इस टाइम बुलिश है. बुलिश मैंने बूमिंग, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है. ठीक है जी, बुलिश बुरी कंडीशन नहीं, बुलिश मैंने बूमिंग है, बुलिश फेस में है, ठीक है जी. उसने दो बातें उसको बता दी. फाइन. अब क्वेश्चन पेन नंबर 1 लिखो. क्वेश्चन देखो, सोचो ये कब आई केस स्टडी, ज्यादा दूर नहीं गई. कब आई, कितने मार्क्स, 6 मार्क्स. ऐसे ही आती है इसमें से. ये सीधे ना, ये सीधे 4 6 चौके 24 फड़क करके उड़ जाते हैं. जो बच्चे चैप्टर को नहीं पढ़ते ना, 6 चौके 24 टक 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 टक, चारों केस स्टडी गलत और 24 नंबर चले गए. और बोलता मैंने तो 80 नंबर का पेपर पूरा किया था. पता लगता है 80 में से 24 तो रैंडम 0 हो गया. वहां हाथ खड़े रहते हैं इस केस स्टडी के ऊपर, हाथ खड़े, क्योंकि यहाँ पॉइंट के अंदर के पॉइंट को पढ़ना जरूरी है इन चारों चैप्टर्स के अंदर. बाकी 8 के 8 चैप्टर में ऊपर के पॉइंट से केस स्टडी हो जाएगी. यहाँ पॉइंट के अंदर की वैल्यू समझनी जरूरी है अगर आपको ये 4 चैप्टर्स की केस स्टडी पकड़नी है तो. और वो तभी हो पाएगी जब आप साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे बिना किसी छुट्टी के, नहीं तो काम खत्म है. बाकी भगवान भरोसे चलेगा. और मैं जिस दिन सबसे ज्यादा बच्चे छुट्टी करेंगे ना, उस दिन क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा. जिस दिन सबसे ज्यादा बच्चे हाईएस्ट छुट्टी पर रहेंगे, उस दिन की क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ताकि आप अपने आप से कर लो. कि अगर आपका कोई लॉस नहीं हो तो आपको समझ नहीं आएगी अभी तक कि 12th क्लास के अंदर छुट्टी ना करने का और करने का क्या मतलब है. अब आपका लॉस होना जरूरी है, तो देख के सीख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. चलो आ जाओ आगे. क्वेश्चन नंबर 1, कीपिंग द अबाव कंसिडरेशन इन माइंड, नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस. Name the source of finance Shivani should choose. No, Shivani should not choose. Choose भी आ सकता है, not choose भी आ सकता है. आप लिखो not choose. For financing. For financing the project. For financing the project. And give one reason in support of your answer. ये पहला क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में है. और दूसरा लिखो, गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, मतलब एक्सप्लेन करो क्यों नहीं. ठीक है जी. और दूसरा नहीं, उसने बोला है कि अब शिवानी कौन सा फाइनेंसिंग मेथड यूज करेगी, डेट या ऑनर्स. नहीं करेगी, कौन सा नहीं करेगी, ठीक है, कौन सा नहीं करेगी. और जिस कंपनी में इस वक्त शिवानी है, जो उसकी अपनी खुद की कंपनी है, उस कंपनी में 2 बातें हैं, कैश फ्लो वीक है और ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है. इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सोचो कि शिवानी कौन सा फाइनेंसिंग मेथड यूज नहीं करेगी. पेपर में ये भी आ सकता है कौन सा यूज करेगी, रटाफिकेशन मत करना. अभी कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा मेथड यूज नहीं करेगी. लिखो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से. एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो. एक्सप्लेन एनी 2 अदर फैक्टर्स
explain any two other factors apart from those stated in the paragraph, apart from those stated in the paragraph, comma, which Shivani should keep in mind, which Shivani should keep in mind while taking this decision. सोच लो आप, ये कितनी पहली केस स्टडी कितनी जबरदस्त है इस चैप्टर की, समझे आप? दूसरी पहली कौन सी की थी हमने? फाइनेंशियल प्लानिंग में, पहली प्लानिंग में की थी ना, प्लानिंग की थी ना, फाइनेंशियल प्लानिंग की। लिखते ना करो कौन से टॉपिक की है केस स्टडी, फाइनेंशियल प्लानिंग की थी ना वो। ओके, अब सुनो मेरी बात। अब आप सोचो ये केस स्टडी को पढ़ के कि एक अचार की कंपनी में चॉकलेट ऐड करना चाहती है और मॉडर्नाइजेशन करना, दो काम करना चाहती है वो, और कंसल्टेंट ने कहा है 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, और उसने ये भी कहा है कि स्टॉक मार्केट इस टाइम बुलिश है, मतलब ऊपर को जा रहा है, पूरा ऊपर चल रहा है, बुलिश है। ये दोनों बातें बता दी हैं। अब शिवानी कौन सी फाइनेंसिंग को नहीं लेगी, मतलब वो इक्विटी फंड नहीं लेगी या डेब्ट फाइनेंसिंग नहीं करेगी, कौन सी फाइनेंसिंग नहीं करेगी, और क्यों नहीं करेगी वो बताओ, पहली बात। और दूसरा, कोई और 2 रीजन बताओ जो ऊपर नहीं दिए गए उनको ना करने का। तो देखो पहली बात क्या है, बोलता है ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, फाइन, और दूसरा बोलता है कैश फ्लो पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, कंपनी की वीक है। मैंने आपसे पहले कहा था जिस कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन वीक होती है, जिसकी कैश फ्लो पोजीशन वीक होती है, वो कौन सी फाइनेंसिंग नहीं करते, वो देखो वो लिखा है। अगर कैश फ्लो पोजीशन बंदे की बहुत ठीक है तो कौन सा फंड लेगा, और वीक है तो इसका मतलब शिवानी इज नॉट गोइंग फॉर डेब्ट फाइनेंसिंग। नॉट पूछा ना उसने, अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के वो पूछता कि कौन सी फाइनेंसिंग शिवानी प्रेफर करेगी, तो फिर कौन सा होता। अब वही बात तो घुमा के पूछ दी, कौन सी प्रेफर नहीं करेगी, तो कौन सी प्रेफर नहीं करेगी, बॉरोड फंड। ठीक है, क्यों नहीं करेगी, तो आपके सामने दोनों रीजन है, एक उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है और दूसरी उसकी कैश फ्लो पोजीशन वीक है। चलो ये पहला क्वेश्चन आंसर हो गया, लिख दिया रीजन आपने, बिकॉज द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज वेरी हाई एंड द कैश फ्लो पोजीशन इज वेरी वीक, दैट्स व्हाई शिवानी विल नॉट कंसीडर द डेब्ट फाइनेंसिंग। बोलेगा और रीजन दे दो तो उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है जी। बिकॉज कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड द कैश फ्लो विल नॉट अलाउ टू डू दैट, दैट्स व्हाई शिवानी विल नॉट गो फॉर डेब्ट फाइनेंसिंग, पहला। दूसरा, द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ कंपनी इज वेरी हाई एंड टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन द बोरोड फंड विल नॉट बी पॉसिबल, दैट्स व्हाई शिवानी विल आल्सो नॉट गो फॉर डेब्ट फाइनेंसिंग। दोनों रीजन हो गए, ठीक है। अब उसने दूसरा क्या पूछा, नेम एनी अदर 2 फैक्टर्स, और 2 फैक्टर्स बताओ जिनको ध्यान में रखते हुए शिवानी ने डिसीजन लिया। क्या लिया, नॉट फॉर डेब्ट, तो कौन से, कॉस्ट कह सकते हो, उसके बाद कंट्रोल कह सकते हो, कोई भी 2 उठा लो, फिर कोई भी 2। अगर कॉस्ट उठाओगे तो आप क्या कहोगे, कॉस्ट के अंदर, सॉरी, हाँ, मतलब जो भी 2 रीजन उठाओ, कोई भी 2 रीजन आप उठा लो, एनी 2 रीजन जो इसको सपोर्ट करेंगे। उसने क्वेश्चन नंबर 2 में ही पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है एक्सप्लेन एनी अदर 2 फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दोज स्टेटेड इन द अबव पैराग्राफ, ठीक है, विच शिवानी शुड कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन। ऐसे कोई और 2 फैक्टर्स बताओ जो शिवानी को दिमाग में रखने हैं जब वो एक डिसीजन ले रही है, दैट नॉट गोइंग फॉर डेब्ट फाइनेंसिंग। तो कोई भी 2 बता देना, एनी 2, ठीक है जी। रिस्क में बता सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, कंट्रोल में बता सकते हो, शिवानी विल लूज द कंट्रोल, नहीं कैपिटल मार्केट मत बोलना, कैपिटल मार्केट में तो ऑलरेडी बताया गया है। हाँ ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, सच इधर सही है। कैपिटल मार्केट में आप लिख सकते हो बिकॉज द फाइनेंशियल कंसल्टेंट टोल्ड हर दैट द कैपिटल मार्केट इज बूमिंग, सो शी हैज टू गो फॉर इक्विटी शेयर्स, नॉट फॉर बोरोड फंड।
ये भी रीजन दे सकते हो, लेकिन वो ऑलरेडी ऊपर दे दिया ना, वही बता देंगे। उसने कहा नहीं, जो ऑलरेडी स्टेटेड अबव हो गए उनको छोड़ दो, नीचे के नहीं। कॉस्ट का बता दो, रिस्क का बताओ, रिस्क, कॉस्ट को छोड़ो, रिस्क बोलो, क्योंकि कॉस्ट तो इसमें चीप होती है, ये चीपर फंड है, तो रिस्क बोल दो। बोलो बोरोड फंड जो होता है वो मोर रिस्की होता है, क्योंकि बिकॉज शी हैज टू पे रेगुलर इंटरेस्ट ऑन दैट। ओके, फिर दूसरा दे दो कंट्रोल। शिवानी इज गोइंग टू लूज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, है ना। अभी तो शिवानी कंट्रोल कर रही है ना सारा कुछ, फिर बहुत सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। फंड लेगी तो उसका कम ही होगा। सॉरी, जब वो ओनर्स फंड लेगी तो उसका कंट्रोल कम ही होगा। तो उसे कंट्रोल रखनी है ना। हमने क्या बोला, नॉट बोला, तो फिर ये नहीं बोल सकते आप, फिर भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, नॉट बोरोड फंड। हाँ तो ठीक तो है, नॉट बोरोड फंड ले रहे हैं ना हम। नहीं यार, आप गलत करा रहे, इधर देखो, हम ले रहे, शिवानी का डिसाइड क्या था, नॉट गोइंग फॉर बोरोड फंड, ये नहीं है ना शिवानी डिसीजन, नॉट गोइंग फॉर बोरोड फंड, तो फिर ये ठीक है। फिर आप कॉस्ट को पकड़ना, रिस्क और कंट्रोल को, कंट्रोल को क्यों? बिकॉज शी इज नॉट गोइंग फॉर बोरोड फंड। तो कंट्रोल में तो अगर वो बोरो भी लेगी तो ओनर्स लेगी, हाँ। ओनर्स में कंट्रोल, लेकिन बोरोड फंड पे नहीं जा रही ना वो, शी इज नॉट गोइंग फॉर बोरोड अरे फंड। सर कंट्रोल बोरो फंड वालों के लिए अच्छा है ना। बोरो फंड अगर वो लेगी तो उसका कंट्रोल नॉट गोइंग फॉर बोरो तो सर वो ओनर्स के लिए अच्छा जाएगी। तो दूसरा कौन सा ले, फिर रुक जाओ एक मिनट, सोचो बैठ, लिख जाओ। अच्छा रिस्क हो गया, रिस्क ठीक है, कैश फ्लो की बात पहले से आ गई क्वेश्चन के अंदर, ये पहले से आ चुका, ये भी पहले से आ चुका, कॉस्ट हम ले नहीं सकते, और ये भी पहले से आ चुका, ये भी क्वेश्चन में आ गया। तो बचे हमारे पास तीन, कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, न कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन और कंट्रोल, ये हमने चूज कर लिया। कोई दूसरा चूज करो तो। कंट्रोल लेना नहीं है। आप मेरे कंट्रोल आ नहीं सकता, ये ऑलरेडी खत्म हो गई। कोई दो और फैक्टर बताओ ताकि वो बोरोड फंड ना ले, शी विल नॉट गो फॉर बोरोड अगर फंड। वो कंट्रोल लेगी तो वो फिर बोरो फंड ही चूज करेगी। एक मिनट, क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन एनी टू अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दोज स्टेटेड इन द अबव सिचुएशन विच शिवानी शुड कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन। अब ये पता क्या बोलता है, इसलिए तो तेरे को साथ दो बोल दिए, एक रिस्क और एक कंट्रोल, लेकिन सच्ची में कंट्रोल आना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मिनट, शिवानी ने क्या डिसाइड किया था, शी डिसाइड किया दैट शी इज नॉट गोइंग फॉर डेप्ट, शी इज नॉट गोइंग फॉर डेप्ट। अगर वो कंट्रोल चूज करेंगे, कंट्रोल में तो डेप्थ वाला लेंगे ना। अगर कंट्रोल लेगी तो ज्यादा डेप्थ वाला ही प्रिफर करेंगे। नहीं यार, समझो मेरी बात, आप गलत नहीं करेगा ना, आप गलत जा रहे हो। पता क्या है, इसी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है इसके स्टडी में। शिवानी का डिसीजन ये था, शी इज नॉट गोइंग फॉर बोरोड फंड, ये डिसाइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन वीक थी और कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा था, इसलिए शिवानी ने डिसाइड किया दैट शी इज नॉट गोइंग फॉर बोरोड फंड के लिए नहीं जा रही है। तो अब उसने क्या डिसाइड किया, ऑनर्स फंड के लिए जा रही है, ये डिसाइड किया ना उसने, दैट शी इज गोइंग फॉर ऑनर्स फंड। तो भैया फिर दोनों काम हो सकते हैं ना। अगर उसने डिसाइड कर लिया दैट आई एम गोइंग फॉर ऑनर्स फंड, तो उसका मतलब अगर ऑनर्स फंड के लिए जाएगी तो कॉस्ट भी ठीक है ना, क्योंकि बोरोड फंड की कॉस्ट ज्यादा है। नहीं, बोरोड फंड की कम है छोड़ दो जरा ना, नहीं छोड़ेंगे। सर उसने बोला कि उसे और क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, ये थोड़ा ना कि उसके अफेक्ट कर देंगे उसको, और किस पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ तो कौन से दो पॉइंट ध्यान में रखेगी, दैट शी जहाँ पर हुए बोरोड ना ले रही हो। हाँ, ऐसे point देखो पता है ये तो क्या लग रहा है, ये क्या लिख रहे हैं, कंट्रोल वाला देखो सुनो एक अरे मिनट, तुम्हारे इतने सारे ऑप्शन दे रहे कि तुम्हें कॉस्ट क्यों लेना है, 5-6 ऑप्शन। अरे एक मिनट रुको, ये समझ नहीं रहा ना, ये तो बात है इसके स्टडी की। इधर देखो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है कीपिंग द अबव कंसिडरेशन इन माइंड नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस शिवानी शुड नॉट चूज। इन्होंने कहा डेट फाइनेंसिंग, ये तो हमने भी कह दिया। बोला एनी वन रीजन, तो इसने कहा ड्यू टू वीक कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है चलो। और बोला इंक्रीज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, दो रीजन दे दिए। फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर आंसर उसने पूछा बी के अंदर, एक्सप्लेन एनी अदर टू फैक्टर्स अपार्ट। उसने कहा अदर फैक्टर्स विच शिवानी शुड कीप इन माइंड आर कॉस्ट एंड कंट्रोल। यही दोनों तो गलत है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बस कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, छह नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। हाँ लेकिन कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, कॉस्ट एंड कंट्रोल। अभी कॉस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो बोरोड फंड जो होते हैं वो चीप होते हैं, और ये जो फंड होते हैं क्या बोलते हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं। और शिवानी जो है वो बोरो फंड के लिए नहीं जा रही है, इट मीन वो किसके लिए जा रही है,
ऑनर्स फंड के लिए। अगर आज अगर अगर शिवानी ऑनर्स फंड के लिए जाने वाली है, ऑनर्स फंड के लिए जाने वाली है, शी इज सेइंग ऑनर्स फंड मतलब यही बताइए शिवानी यही पूछ लो फिर यही बताएंगे। एक मिनट, जवाब दे से पहले उसको पूछने मत दो। एक मिनट। अगर शिवानी ऑनर्स फंड के लिए जाने वाली है, सुनो मेरी बात, पता क्या होगा इसका मतलब, इधर देखो गौर से, इधर अगर शिवानी ऑनर्स फंड के लिए जा रही है तो क्वेश्चन ये है कि ऑन से कौन सी दो और चीजों को कंसीडर करेगी। लेकिन मैं सच बोलूं, अगर कॉस्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बुक ने तो कॉस्ट आंसर दे दिया है, लेकिन कॉस्ट इसका आंसर गलत हो जाएगा। रिस्क तो ठीक है, क्योंकि बोरड फंड मोर रिस्की है, शी विल गो फॉर ऑनर्स फंड। या फिर बुक ने पता क्या किया है, एनी टू दे दिए, कोई भी दो और, या फिर कोई भी दो और, तुमने बस इतना ही देखा होगा, एक्सप्लेन एंड टू अदर फैक्टर्स अपार्ट बस। और बुक ने आंसर लिख दिया कॉस्ट और कंट्रोल। ठीक है जी, उसने बोला है, क्वेश्चन बोला है कि उसको और कौन से दो पॉइंट्स देखने चाहिए कि आगे। ठीक है जी, आप भी इसी को सही बोल रही हैं, आप सही बोल रहे हैं, इसी को मान के चलो एनी 2 पॉइंट्स सी हैज टू कंसीडर, उसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट ले लो। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं खराब करेंगे हम, बस यही लास्ट करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा इसकी केस स्टडी जो है खतरनाक केस स्टडी। समझ आ गया था मैं, लेकिन ये बुक वाले गलत कर रहे हैं, वरना नहीं आया, एक ही आ रहा है। दूसरा पॉइंट हाँ दूसरा नहीं आ रहा, तो ये बुक की गलती